हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था वो क्या था, मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। मैग्नेटिक फोर्स एफ बी मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं लगाया, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन किधर से निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, है ना। फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप फिंगर कीजिए, सेकंड की तरफ आप फोल्ड कर लीजिए, जो थंब बताएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। ओके, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए 1 और 2, तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा, मान लो 1 पे लगा F1 फोर्स और 2 पे लगा F2 फोर्स। अगर इनका रेशियो पूछा जाए तो देखो आपके पास आएगा Q1 V1 B1 साइन थीटा 1 अपॉन Q2 V2 B2 साइन थीटा 2। ठीक है, 95% केस में ये देगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए, तो B1 बराबर B2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों के परपेंडिकुलर एंटर किए या सेम एंगल पे एंटर किए, तो ये भी इन 95% केस में ये आएगा। यानी आपके पास जो रिलेशन बचेगा F1 अपॉन F2 वो बचेगा Q1 अपॉन Q2 और V1 बाई V2। ठीक है, अच्छा जी, इनमें से ये रेशियो आपको नोन होगा, क्योंकि जैसे मैं चार्ज पार्टिकल का नाम बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ऐसे नाम बोलूंगा तो आपको उसके ऊपर चार्ज पता रहेगा। ठीक है, कितना चार्ज आएगा। और ये क्या है, V1 V2, ये है वेलोसिटी के रेशियो ना। तो अगर वेलोसिटी का रेशियो मिल गया आपको तो आप फोर्स का रेशियो बता पाएंगे, क्योंकि ये रेशियो आपको पता होगा। अगर ये क्वेश्चन में दे दिया तो फोर्स का रेशियो पता चल जाएगा। अगर मेरे को फोर्स का रेशियो दिया हुआ है तो मुझे वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का रेशियो। तो जब भी मैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेंगे तो रेशियो बनेगा ये, इसमें ये रेशियो 9 होगा। अगर ये रेशियो देगा तो V1 बाई V2 निकल जाएगा, और V1 बाई V2 देगा तो ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको कल बताए थे 4-5 केस। एक अगर मैं आपसे बोलूं, अब मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, देखो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 V1 बाई V2। ठीक है, अच्छा पहला केस, अगर मुझे कहे कि दोनों सेम स्पीड से एंटर किए, यानी V1 बराबर V2, तो क्या ये रेशियो बच जाएगा F1 बाई F2 इक्वल टू Q1 बाई Q2। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो V1 बराबर V2 दे दिया। ठीक है, अब मैं 1 और 2 पार्टिकल, 1 पार्टिकल ले लेता हूँ प्रोटॉन, और जो सेकंड पार्टिकल है वो ले लेता हूँ, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जनरली 3 पार्टिकल देता है, या फिर इनमें से कोई देगा तो एक न्यूट्रॉन देता है ना। अब इन तीनों के आपके पास क्या क्या पता होना चाहिए, देखो प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, मास m। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2e, और इसका मास इससे 4 टाइम्स होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है E, और मास होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, 1H1, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस को बोलते हैं ना, इसमें प्लस का साइन लगाओगे ना, प्लस। ठीक है, H प्लस, इसको बोला जाता है आप क्या, प्रोटॉन। अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल होता है, ये होता है 2He4, और इस पे चार्ज होता है +2, यानी जो हीलियम की न्यूक्लियस होती है उसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो देखो मास, देखो चार्ज कितना हो गया, डबल हो गया, और मास कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कितना आता है 4। ऐसे जो न्यूट्रॉन होता है, जो इसका एक आइसोटोप होता है, वो होता है 1D2 की न्यूक्लियस। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है, इसकी न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रॉन। तो ये इनके मास और चार्ज के रेशियो जो आपको जरूरत पड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि जो 2 पार्टिकल हैं, पहला पार्टिकल मान लिया मैंने प्रोटॉन, और सेकंड पार्टिकल मान लिया अल्फा, इनमें 2 पार्टिकल्स के बीच में ना ये दे सकता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अपन ने अभी एग्जांपल के तौर पे ये मान लिया। ठीक है, पहला केस मैंने कहा भाई फोर्स का रेशियो बताओ जब दोनों की स्पीड बराबर है। तो अगर स्पीड दोनों सेम स्पीड से एंटर किए हैं तो भाई रेशियो बचेगा ये, तो भाई F1 बाई F2 कितना आ जाएगा, F1 बाई F2 ये आ जाएगा आपके पास। भाई पहला पार्टिकल है प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल है आपका अल्फा, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना भाई E, और अल्फा पे चार्ज कितना 2e, तो कट के रेशियो आ जाएगा 1/2। पहला केस ऐसा दे सकता है ना, क्या एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन एंड
and an alpha particle enters in same magnetic field perpendicular to it, so that their speed is same. Then what is the ratio of force experienced by this particle? तो 1/2 आ जाएगा। दूसरा केस आपको रेशियो दे दे सीधा कि क्या आएगा, V1 और V2 बराबर नहीं है, पर V1 और V2 का मान लो रेशियो में दे दूं आपको 1/2, ये रेशियो दे दूं, तो भाई फोर्स कितना हो जाएगा, Ft अपॉन F अल्फा। तो भाई यहाँ को इसमें रखोगे आप, ये तो ये तब है जब स्पीड बराबर है। अब यहाँ पे रख लो भाई, कितना आ गया Q1 अपॉन Q2, तो देखो ये तो 1/2 आ ही रहा है, Q1/Q2 है ना, ये तो हो गया E, ये हो गया 2E, V1/V2, V1/V2 का रेशियो आपको दे रखा है 1/2, तो क्या रेशियो 1/4 आ गया? यस सर, कितना आ गया 1/4 आपके पास क्या आ चुका है, रेशियो, फोर्स का रेशियो ना। देखो ये बता रहा हूँ कि जो फोर्स का रेशियो पूछेगा तो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, दोनों की स्पीड सेम दे दे, दूसरा दोनों की स्पीड का रेशियो दे दे, दोनों केस में अपन फोर्स का रेशियो निकाल पाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी अब देखिए, या मैं ऐसा कहूं कि एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड में इसके परपेंडिकुलर एंटर हुए, ठीक है, उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालो अगर दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। दोनों पे क्या लग रहा है, सेम फोर्स। अब मैंने वेलोसिटी का रेशियो पूछ लिया, तो देखो यही देखो क्या कह रहे हैं, दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो F1 बराबर F2 हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया 1, ये कितना हो जाएगा E, ये कितना हो जाएगा 2E, और आपसे पूछा क्या, वेलोसिटी का रेशियो। तो भाई इसको इधर भेज दो, तो ये आ गया 2 = V1/V2, यानी 2:1, ये वेलोसिटी का रेशियो आ गया। तो देखो फोर्स का रेशियो दूंगा तो मैं आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछ सकता हूं, है ना, स्पीड का रेशियो, ठीक है। और अगर मैं आपको स्पीड का रेशियो दूंगा, जैसे ये दूंगा, तो मैं आपसे फोर्स का रेशियो पूछ लूंगा। किसका रेशियो पूछ लूंगा, फोर्स का। जो भी चीज सेम दे, कहीं सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएंगे, कर जाएंगे, और कोई रेशियो देगा तो वो रेशियो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो थर्ड टाइप का जो कैटेगरी बनती है उसमें क्या आएगा, जैसे तीसरा ये क्या आएगा कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर किए और उनका मोमेंटम इक्वल था। क्या इक्वल था, मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम इक्वल था, तो देखिए आपको दे रखा है P ऑफ प्रोटॉन = P ऑफ अल्फा। तो भाई रेशियो निकालने के लिए तो आपको Q1/Q2 ये तो पता ही है, फोर्स का रेशियो निकालेंगे। आपको तो V1/V2 चाहिए, क्या चाहिए, V1/V2 वेलोसिटी का रेशियो। पर उसके लिए आपको ये इक्वेशन दी कि दोनों का मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम इक्वल दिया, यानी अब जो भी चीज देगा वो ये स्पीड का रेशियो निकालने के लिए ही देगा आपको ना। तो देखो यहां से रख लो, इसको रख लो भाई MP VP M अल्फा V अल्फा। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये प्रोटॉन है, ये अल्फा है, ये P है, ये P है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। देखो आपको तो Vp/V अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो Vp/V अल्फा इधर लिख लो, Vp/V अल्फा। तो कितना हो जाएगा भाई, M अल्फा/MP। क्या इसका मास 4 टाइम्स, अगर प्रोटॉन का मास आप M लोगे तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m हो जाएगा। तो क्या रेशियो मिल गया आपको 4, क्या आपको वेलोसिटी का रेशियो मिल गया। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने वेलोसिटी का रेशियो दे रखा था, आपने सीधा पुट कर दिया। इस बार मैंने बोला मोमेंटम इक्वल है, अब मोमेंटम इक्वल है तो वेलोसिटी का रेशियो आप निकाल लोगे। अब फोर्स का जो रेशियो आएगा F1/F2 कितना है भाई, Q1/Q2, तो भाई 1/2 हो गया, Q1/Q2 तो है ना, इनटू मोमेंटम इक्वल दिया, इसका मतलब Vp/V अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4, आंसर आ जाएगा आपका 2। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। तो आपको क्या दे सकता है, वेलोसिटी इक्वल, वेलोसिटी का रेशियो, मोमेंटम इक्वल, और अगले केस में दे सकता है मोमेंटम का रेशियो, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि मोमेंटम इक्वल नहीं, मोमेंटम का रेशियो दे देगा। देखो फोर्थ केस, मोमेंटम का रेशियो, तो मोमेंटम का यानी P/P अल्फा, मान लो मेरे को दे दिया 1/2, कितना दे दिया 1/2। आपसे पूछा फोर्स का रेशियो, तो फोर्स का रेशियो आपसे पूछा गया है और आपको मोमेंटम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई फोर्स के रेशियो में तो आपको तो स्पीड का रेशियो चाहिएगा ना, तो पहले स्पीड का रेशियो निकालो। तो भाई यहाँ पे वैल्यू रख दो, इसको रख दो MP VP M अल्फा V अल्फा = 1/2। मुझे लग रहा है कि ये 4 टाइम्स जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो Vp/V अल्फा की वैल्यू जो आने वाली है वो 2 आने वाली है। बोलो सही है, 4 को इधर भेज दिया अपन ने। अच्छा अब ये यहाँ पे रख दो भाई, तो Fp/F अल्फा की वैल्यू, देखो ये दोनों क्या हो गया भाई, 1/2 हो गया Q का रेशियो, और Vp/V अल्फा कितना हो गया 2,
तो भाई फोर्स आ जाएगा, फोर्स का रेशियो 1:1, कितना आ जाएगा 1:1, है ना। ये केस दे सकते हैं आपको। देखो वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी का रेशियो, मोमेंटम इक्वल मोमेंटम का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, यानी जो भी आपको देगा वो आपको ये रेशियो निकालने के लिए देगा, है ना। नेक्स्ट केस देखो, फिफ्थ केस, आपको बोलेगा जो दो पार्टिकल एंटर किए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यानी आपको ऐसा दिया काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की इक्वल है। चलो इसको लिख लेता हूं, इधर प्रोटॉन और इधर लिख लेता हूं अल्फा। तो भाई इसको क्या लिख सकते हो आप, हाफ एम अल्फा एमपी वीपी स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो ये कट गया भाई, इसको इधर ले आओ, तो वीपी अपॉन वी अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी बन जाएगा। क्या ये रेशियो 4 आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वीपी अपॉन वी अल्फा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब मैं फोर्स का रेशियो निकाल लेता हूं, तो फोर्स का रेशियो एफ पी अपॉन एफ अल्फा, क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा तो आपको पता ही है भाई 1/2 है, और वीपी अपॉन वी अल्फा कितना हो जाएगा भाई आपका 2 आ गया, क्योंकि ये कब है जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल थे। तो फिर से रेशियो कितना आ गया 1:1, कितना आ गया 1:1, ठीक है। ओके, अगला केस, जब आपको काइनेटिक एनर्जी इक्वल ना देके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे दे, यानी जब अल्फा और प्रोटॉन एंटर किए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको दे रखा है के ऑफ प्रोटॉन अपॉन के ऑफ अल्फा, मान लीजिए 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है 1/2। तो आप सिंपल जो दे रखा है वैसा कैसे लिख लो इसको, एमपी वीपी स्क्वायर हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 1/2। तो ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 को इधर भेजोगे तो 2 बनेगा, तो वीपी अपॉन वी अल्फा का स्क्वायर, और इधर कितना आ गया 2। तो क्या वीपी बाई वी अल्फा की वैल्यू √2 आ गई। यस सर, कितनी आ गई √2 आ गई। अच्छा, ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख दो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का ऐसे रेशियो दे रखा है कोई भी रेशियो, तो कोई भी रेशियो देगा तो इस टाइप से आपको क्या निकल जाएगा वीपी अपॉन वी अल्फा, रख दो यहाँ पे। तो एफपी अपॉन एफ अल्फा, एफपी अपॉन एफ अल्फा कितना हो जाएगा भाई, क्यूपी अपॉन क्यू अल्फा तो 1/2, और वीपी अपॉन वी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल, देखो स्पीड इक्वल स्पीड का रेशियो, मोमेंटम इक्वल मोमेंटम का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। ये 6 टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके अलावा एक टाइप से और दिया जा सकता है, वो कहेगा कि जो प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल है, देखो इनको एक्चुअल में जो ये काइनेटिक एनर्जी अपन प्रोवाइड करते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, देखो 4 पार्टिकल को अगर अगर फ्री छोड़ा रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अपने आप चलने लगता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा है, कौन जा रहा है पॉजिटिव पार्टिकल, तो पक्का से उसकी काइनेटिक जो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में, किस में कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जो नेक्स्ट केस है 7, वो केस ये है, वो कहेगा अल्फा प्रोटॉन को जिस पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया है वो इक्वल है, यानी आपको दिया v1 v2। ध्यान रखो भाई, ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, और ये क्या है पोटेंशियल जिससे एक्सीलरेट किया गया है, जिससे एक्सीलरेट किया गया है। ओके, चलिए जी, अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को कितनी हो जाएगी, जितना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है क्यूबी, क्यूबी1 प्रोटॉन की, और इसको लिख लो वीपी और इसको लिख लो वी अल्फा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी हो जाएगी भाई क्यू अल्फा वी अल्फा। ठीक है, अच्छा कुल मिला के उन्होंने कहा दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया, तो यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, आप रेशियो निकाल लो। देखो रेशियो निकालोगे तो इधर कितना हो जाएगा हाफ एम पी वीपी स्क्वायर हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, भाई ये स्पीड वाले भी हैं ना, और इधर से ये हो जाएगा क्यूपी क्यू अल्फा वीपी वी अल्फा। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है काट लीजिए, आपको तो देखो ये इक्वल दे रखे हैं तो इसको भी काट दीजिए। ये रेशियो तो मुझे पता है 1/2 आएगा, और ये रेशियो मुझे पता है 1/4 आएगा, तो इधर से इस 4 को इधर भेजोगे तो मेरे पास वीपी अपॉन वी अल्फा का स्क्वायर बराबर बचेगा 2। तो वीपी अपॉन वी अल्फा
की वैल्यू आ जाएगी √2। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो देखो क्या देगा, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल देगा जिससे चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट किया गया है। तो अगर पोटेंशियल ले तो काइनेटिक एनर्जी हो जाते हैं ये, और फिर आप रेशो ले लो, सेम वही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। आपको काइनेटिक एनर्जी का क्या मिल जाएगा, देखो यहीं पे अगर मैं सिंपल ये देखूं कि भाई पोटेंशियल तो इक्वल दे रखा है, तो ये कट गया रेशो लेते ही, और ये कितना आएगा 1/2। अरे पिछला सवाल ही तो है, देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना आ गया 1/2। देखो पिछला क्वेश्चन ये तो है ना, मैंने डायरेक्ट आपसे बोला था कि चार पार्टिकल जो एंटर किए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो 1/2 है, ये तो बोला था, ठीक है। अब पोटेंशियल इक्वल दे रखा है, तब आपको एक स्टेप और, यानी आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशो दे नहीं रखा, अब आपको निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये डायरेक्ट रेशो दे दिया था, डायरेक्ट रेशो नहीं देगा तो पोटेंशियल देगा, तो भाई साहब रेशो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये रख दीजिए यहाँ पे, तो Fp/F अल्फा की वैल्यू मेरे हिसाब से तो भाई कितनी आ गई 1/2, तो ये वाला, और Vp/V अल्फा √2, याद करो पिछली बार 1/√2 आया था पिछले सवाल का आंसर, है ना, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशो में यही लेके चला था। इसके अलावा ये भी दे सकता है कि दोनों एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इक्वल नहीं दे सकता, इसकी जगह नेक्स्ट जो 8वां केस है वो ये दे सकता है कि Vp/V अल्फा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का रेशो जैसे मेरे को दे दिया 1/2, कितना दे दिया 1/2, तो इस बार ये यहाँ पे कट नहीं होंगे, यहाँ पे कट नहीं होंगे क्योंकि इक्वल नहीं दे रखे, तो इसकी वैल्यू तो देखो इस बार ये रेशो कितना दे रखा है भाई 1/2, तो यहाँ पर रख दो 1/2। अब देखो इधर से हाफ से हाफ कैंसिल हो गया था, ये वही नीचे 4 आएगा, अब ये 4 ये 2 ये और एक 2 ये भी आ गया, 4 से पूरा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया भाई 1। अब ये 1 आया तो ये भी कितना आ गया 1, अब ये 1 आया तो इधर भी कितना आ गया 1, और ये 1 आ गया तो इधर आ गया 1/2 आंसर, ठीक। तो जो फोर्स का रेशियो पूछ सकता है, देखो इस इक्वेशन में दो चीजें पूछ सकता है, ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, ठीक है। तो जो अगर फोर्स का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, तब की बात है, तब इसका रेशियो देने का तरीका कितने तरीके हैं कि दोनों की स्पीड इक्वल है, दोनों की स्पीड का रेशियो दे दे, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम का रेशियो दे दे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे दे, इनको जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है वो इक्वल है और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो दे दे, उन सभी केस में आप Vp/V अल्फा निकाल के Fp/F अल्फा निकाल लोगे, या उल्टा भी पूछा जा सकता है, अगर आपने ये रेशियो दिया तो ये रेशियो तो आपको पता ही होगा, तो आपके पास क्या निकल जाएगा ये वाला रेशियो, यानी Vp/V अल्फा। उसके बाद आपसे वही सारी चीजें पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बता दो, क्योंकि आपके पास कितना आ गया, जैसे मान लो एक सवाल में करवा देता हूँ आपको उल्टा भी, मैंने कहा कि एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हुए और उन पे लगने वाले फोर्स का रेशियो है 1:2, ये उन पे लगने वाले फोर्स का रेशियो मैंने आपको दे दिया, तो मैंने कहा बताओ उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना था, ये मैंने आपसे पूछा। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पे इक्वेशन में फोर्स का रेशियो देखा है तो 1/2, और ये रेशियो तो भाई 1/2 आएगा ही। अच्छा यहाँ से आपके पास Vp/V अल्फा आ जाएगा, चलो भाई कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया Vp/V अल्फा, भाई 1 हो गया ना, Vp/V अल्फा। आपको पूछा क्या है ये, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हाफ mp/Vp² अपॉन हाफ m अल्फा V अल्फा स्क्वायर, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रेशियो देखो ये करके कितना हो गया 4, तो ये तो हो गया भाई 1/4, और Vp/V अल्फा, Vp और V अल्फा तो बराबर है, तो Vp/V अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे आएगा 1 इसका स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा 1/4, है ना। तो किसी तरीके से फोर्स का रेशियो पूछेगा तो आप वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेंगे, और जितने भी मैंने केस बताए हैं वो सारे केस में कोई भी रेशियो पूछा जा सकता है आपसे, और अगर रेशियो उनका दिया हुआ है जो अभी 8 केस के थे तो आपसे फोर्स का रेशियो पूछ लेगा ना, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अब जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो V क्रॉस V, यानी F इज परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज F इज परपेंडिकुलर टू V। भाई इन दोनों के परपेंडिकुलर तो लगेगा ही लगेगा, फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इनके परपेंडिकुलर किधर लगेगा वो राइट हैंड रूल से निकालना पड़ेगा, पर ये कंफर्म है परपेंडिकुलर, तो क्या फोर्स मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है, यस सर।
क्या फोर्स मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है? यस सर। तो भाई अगर फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगता है तो उसका वर्क डन कितना आता है भाई? 0। तो वर्क डन कितना होता है? एफ डी कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? पक्का भाई जो फोर्स है वो मोशन के क्या लगेगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0। इसका वर्क डन 0 है तो भाई वर्क डन इक्वल टू कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता है, मतलब उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, आप जितनी स्पीड से चार्ज पार्टिकल को एंटर कराओगे उसमें फोर्स लगेगा, उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मोशन की, बट स्पीड चेंज नहीं होगी। क्या चेंज नहीं होगी? स्पीड। क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? यस, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन चेंज तो चेंज। बाकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 आएगा और वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा एक प्रोटॉन एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हुआ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी 50 जूल, तो मैंने कहा जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 50 जूल ही जाएगी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। क्या बात समझ में आई आपको? चलिए उसके ऊपर भी करेंगे, उसके पहले देखो एक और देखो छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा कुछ हिडन फैक्टर देखो, F और V, F और V ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ऐसे ही F डॉट B भी कितना हो जाएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट इनके हमेशा 0 रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ठीक है, मुझे क्वेश्चन दिया गया कि एक स्पेस है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 7i कैप माइनस 3j कैप, 7i कैप 3j कैप। ठीक है, उसमें चार्ज पार्टिकल को छोड़ा तो क्या उसका जो एक्सीलरेशन नोट किया गया वो नोट किया गया इतना नोट किया गया। ठीक है, यहां पे जो टर्म लिखी थी वो कहा कि वो मतलब कि हट गई है यहाँ से, या मतलब कि आपने जो डेटा मैंने कहा एक चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया तो उसकी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने कॉपी में नोट कर ली और ये टर्म मैंने मिस हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मिस। अब पता नहीं यहाँ पे क्या था, आपको पूछा कि बताओ मिसिंग टर्म बताओ, तो आपने कहा कि सर मैं जानता हूँ कि एफ डॉट बी ये तो 0 होगा और एफ कितना होता है? एन में इक्वल टू 0। अब मास तो 0 है नहीं, तो यानी ए डॉट बी कितना होना चाहिए? 0। ए डॉट बी करोगे, मान लो यहाँ पे नंबर था x, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो गया भाई? 21। कितना हो गया? 21। और ये कितना हो गया? माइनस का 9। नहीं क्या कर दिया? देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे ए डॉट बी, तो आई को आई से करोगे तो कितना हो गया? 7x, 7x, और ये कितना हो गया भाई? माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो भाई x की वैल्यू आ गई 9/7। कितनी आ गई? 9/7। यानी यहाँ पे जो टर्म है वो 9/7 है। कितनी है? 9/7। ऐसे आपसे इनडायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। इसमें सिंपल सा ये है कि जो कंसेप्ट रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही मैं अगर इसकी जगह v वेक्टर देता, अगर वेलोसिटी वेक्टर देता, तब भी मुझे पता था कि जो फोर्स है यानी m में वो v वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो f डॉट v भी कितना होता? 0 होता। ठीक है, अच्छा चलो इसको एक बार ऐसे कर लो। इधर मान लीजिए मैं 7 होता, इधर 7 होता, तो देखो यहाँ पे कितना आता? देखो ये तो होता 7x और यहाँ पे कितना आ जाता? 21। बोलो आता? तो यहाँ से x की पूरी पूरी वैल्यू निकल के आ जाती 3।
मैं पिछली बार रेशियो में आ रहा था, थोड़ा ये वैल्यू जो आपको देगा वो इसी टाइप से देगा कि आपकी वैल्यू प्रॉपर निकल के आ जाएगी ना, 3 आ रही, ठीक है। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, ये कहाँ से है अपन, क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो कई बार इस टाइप के छोटे मोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखिए, और मैग्नेटिक फोर्स का वोल्यूम कितना होता है? 0, इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। क्या वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है? यस सर। क्या वो वेलोसिटी चेंज कर सकता है? यस सर। क्या वो स्पीड चेंज कर सकता है? नहीं, स्पीड चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकता। ओके जी, चलिए भाई नेक्स्ट। तो मुझे पता चल गया कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब मैंने कहा कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को, जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये ऐसा इसलिए बनाया है कि वायर का शेप कुछ भी हो सकता है ना, रैंडम शेप, कैसे भी। मान लीजिए इसमें आई करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऐसा बी वैल्यू का, है ना, बी मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो क्या वायर पे फोर्स लगेगा? तो एक्चुअल में करंट है क्या? मूविंग चार्ज तो है, क्या चार्ज मूव कर रहा है? यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है? यस सर। तो भाई हर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो पूरे वायर के ऊपर भी क्या लगेगा? फोर्स, ठीक है। तो भाई वायर, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या लगने लग जाता है? फोर्स, है ना। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पे कितना कितना फोर्स लगता है, चलिए जी देखते हैं। अच्छा, मुझे जो फोर्स पता है वो चार्ज पार्टिकल पे पता है ना। मान लीजिए जिस भी मटेरियल की वायर है इसकी फ्री चार्ज डेंसिटी n है। फ्री चार्ज डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इसको नंबर चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं ना, n है। और इस वायर का जो एरिया वो है a। तो मैंने यहाँ पे आके छोटा सा एलिमेंट लिया, इतना छोटा कि मैं इस एलिमेंट को स्ट्रेट मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? स्ट्रेट। अच्छा, इसकी लेंथ ली मैंने dl। तो जो ये एलिमेंट हुआ ना, तो इसकी लेंथ कितनी है? dl, और इसका एरिया कितना है? a। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ये छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूं इस छोटे से वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल होंगे, तो इस छोटे से वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो कितने होंगे? NaDl, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो यूनिट वॉल्यूम में n है, तो v वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे, है ना। अच्छा जी, अगर इतने चार्ज पार्टिकल इसमें है फ्री, तो इसमें चार्ज कितना होगा? भाई जो चार्ज पार्टिकल में फ्री है वो कौन है? भाई इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको इतने दे दिए, तो चार्ज कितना होता है? n की वैल्यू कितनी? NaDl। और चार्ज कितना हर चार्ज पार्टिकल पे? E, और वो भी कैसा? माइनस का। अभी मैं साइन लिख देता हूँ, है ना, कि माइनस का, ना। बाकी चार्ज का मैग्नीट्यूड तो E रहेगा। बाकी इस छोटे से एलिमेंट में ये छोटा सा चार्ज आ गया, इतना चार्ज अवेलेबल होगा इस छोटे से वॉल्यूम में, ठीक है। इसके कारण अच्छा, अब ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, भाई करंट इधर चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहे होंगे ना। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी? ड्रिफ्ट स्पीड जितनी, है ना। अब ड्रिफ्ट स्पीड निकालेंगे ना। अच्छा जी, तो अब मैं कहूँ इसके ऊपर जो छोटे से एलिमेंट पे जो छोटा सा फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू आएगी Q। और Q कितने छोटे से एलिमेंट में? dq। V कितना भाई? Vd क्रॉस V। ये लगेगा किस छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स। अच्छा जी, इसकी वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, देखो डिग्री माइनस NaDlE, और ये कितना हो गया? Vd क्रॉस हो गया। चलिए एक स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी यहां पे लिख दूं माइनस Vd,
तो माइनस वीडी की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस वीडी की डायरेक्शन, तो वीडी की डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, तो माइनस वीडी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डी एफ वेक्टर इक्वल टू एन ए डी एल ई माइनस वी डी क्रॉस बी। तो माइनस वी डी की जो डायरेक्शन आएगी, माइनस वी डी की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा जी, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं कि देखो इस पूरे माइनस वी डी को, ये देखो एन ए ई वी डी मैंने बाहर निकाल दिया और ये डीएल वेक्टर अंदर डाल दिया क्रॉस, ठीक है। तो देखो यहां से माइनस का साइन गायब कर दिया, यानी अब ये जो डीएल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना जी। देखो यहां पे जो वेक्टर था, इस वेक्टर का देखो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा और इसकी जगह मैंने ये वेक्टर अंदर डाला है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन तो क्या रहेगी भाई, सेम ही रहेगी। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डीएल की डायरेक्शन, यानी जो ये छोटा सा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट की डायरेक्शन वो ही लेनी है जिस डायरेक्शन में उस एलिमेंट में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। या आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, आप इसको पहले ऐसा लिख लेना, देखो एन ए डी एल ई और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो माइनस वीडी का मैग्नीट्यूड ले लो या वीडी का मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन थीटा, वो लिख सकते हैं। ये आ गया डीएफ का मैग्नीट्यूड। अब डीएल को इधर भेज दो, डीएल को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, एन ए ई वी डी और ये हो जाएगा डीएल बी साइन थीटा, और इसको लिख लेना डीएल क्रॉस बी, डीएल बी साइन थीटा लिख लेना डीएल क्रॉस बी, तब भी आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। चलिए फिलहाल छोड़िए, आप तो इतना देखिए, माइनस वी डी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड मैंने बाहर निकाल लिया, इसकी जगह ये वेक्टर डाल दिया, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अगर आप गौर से देखो एन ए ई वी डी, भाई ये करंट का मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए मैंने डीएल को वी डी को बाहर निकाल लिया था ना, तो ये हो गया डी एल क्रॉस बी। क्या ये पूरे वायर पे फोर्स है, नहीं, ये सिर्फ डीएल लेंथ के एलिमेंट पे फोर्स है। अगर आपसे पूरे वायर पे फोर्स पूछूं तो हर डीएल एलिमेंट, सभी डीएल एलिमेंट के ऊपर आप क्या निकाल लेंगे, फोर्स, और फिर सभी फोर्स का क्या कर देंगे, वेक्टर सम, तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो टोटल जो फोर्स है उसको लिखा जा सकता है आई समेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी। मैंने सम कर दिया ऐसे, सारे डीएफ 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 ऐड कर दिए, भाई ऐसे लिख सकते हो ना, एफ वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ डीएफ, सभी डीएफ का सम करोगे तो डीएफ की वैल्यू भाई मैंने ये उठा के यहाँ पे रख दी, कितना हो गया, आई डी एल क्रॉस बी। एक पूरी वायर है तो सभी में करंट सेम रहेगा, तो देखो करंट बाहर आ गया, सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ डीएल वेक्टर। चलिए अब बात समझिएगा, मैंने आपसे बोला कि वायर स्ट्रेट है, स्ट्रेट वायर, तो ये डीएल एलिमेंट के फोर्स है, पूरे वायर पे फोर्स निकालूंगा तो आपको सारे डीएल डीएल जोड़ने पड़ेंगे। देखो आई समेशन ऑफ डीएल और क्रॉस बी, तो सारे डीएल डीएल का आप सम करोगे, ऐसे छोटे छोटे डीएल 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 सब जोड़ दोगे तो सारे डीएल सारे एलिमेंट जोड़ोगे तो क्या वायर की पूरी लेंथ बन जाएगी। यस सर, अगर वायर स्ट्रेट है तो, अगर वायर स्ट्रेट है तो इस फोर्स को ऐसा लिखा जा सकता है, इफ वायर इज स्ट्रेट, अगर वायर स्ट्रेट है तो एफ वेक्टर इक्वल टू आई और डीएल की जगह क्या लिख सकते हो, एल वेक्टर, ये पूरे वायर पे फोर्स हो जाएगा। पर अगर वायर स्ट्रेट नहीं है, ऐसा है, तो इस पूरे वायर में छोटे छोटे डीएल वेक्टर बनेंगे पूरे ऐसे, ठीक है। तो अब सारे डीएल डीएल जोड़ोगे, ये पर्टिकुलर एक डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है, ये सारे यानी डीएल वेक्टर है, इनका अगर आप सम करोगे, भाई पॉलीगन रूल से आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो ये बात कि अगर बहुत सारे वेक्टर ऐड करने हो तो
अगर वो एक पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट किए जाए तो उन सब का सम क्या आता है, इनिशियल एंड को फाइनल एंड से मिलाने वाला, इनिशियल एंड को फाइनल एंड से मिलाने वाला। तो अगर वायर का कोई रैंडम शेप है तो यहाँ पे जो एल वेक्टर जो लिखोगे वो होगा वायर के इनिशियल एंड को फाइनल एंड से मिलाने वाला वेक्टर। तो जो समेशन ऑफ डीएल वेक्टर, अगर वायर स्ट्रेट नहीं है तो समेशन ऑफ डीएल वेक्टर होता है वेक्टर फ्रॉम इनिशियल एंड टू फाइनल एंड। वायर के इनिशियल एंड को फाइनल एंड से कनेक्ट करने वाला वेक्टर क्या होता है, समेशन डीएल वेक्टर। क्योंकि पूरे वायर, आप ध्यान करो, अगर वायर ऐसा आ रहा ले रहा है तो आप पूरे डीएल 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 सारी सब वेक्टर का सम क्या आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर छोटा सा। चलिए जी, मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, चलो एक चीज और ले लो, एफ वेक्टर की जो वैल्यू आई थी मैं लिख देता हूँ इसको, आई समेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए डायरेक्शन क्या है वेक्टर की, डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। भाई क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन तो अभी अभी वी क्रॉस बी में निकाली क्या हमने, फर्स्ट राइट हैंड की फिंगर किधर करनी है, फर्स्ट वेक्टर जैसे q इक्वल टू वी क्रॉस बी में फर्स्ट फिंगर किधर करनी थी, वी वेक्टर, फोल्ड किधर करनी थी, बी वेक्टर। अब इसमें फिंगर करनी है आपको डीएल वेक्टर के सम की तरफ, जिधर डीएल वेक्टर का सम आएगा उसकी तरफ तो आपको क्या करनी है, फिंगर। ठीक है, अब ये डीएल वेक्टर क्या था, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी आप फिंगर करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट में, फिंगर किधर करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में, और उसको फोल्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, किधर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स की आपको अगर डायरेक्शन निकालनी है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ इसके अंदर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, और करंट की वैल्यू है आई। डायरेक्शन बोलो भाई, इस वाले एलिमेंट पे करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, भाई फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूं, डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आएगी डीएल क्रॉस बी में, और डीएल की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट में, सर इधर कर दी, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, तो फिंगर इधर करके आपने फोल्ड किधर करनी है, इधर, इस डायरेक्शन में, इधर से इधर फोल्ड करनी है। देखो ये तो हो गया आई वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, बी वेक्टर अंदर की तरफ देखा है, तो फिंगर इधर से इधर फोल्ड करनी है, यानी इधर करो और इधर फोल्ड कर लो, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आई, सर इधर आई, इस वायर पे इधर फोर्स। ठीक है, इस वाले में पूछूं तो फिंगर किधर करनी है, इधर, करंट इस वाले एलिमेंट में किधर जा रहा है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए इधर ही है, ऐसा देखो ऐसा, तो इधर से फिंगर करनी है राइट हैंड की और फोल्ड करनी है इधर, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर। इस पे फोर्स निकालोगे तो इधर आएगा, इस पे फोर्स निकालोगे तो इधर आएगा। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, कितनी हो गई, डायरेक्शन। अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह इसकी वैल्यू बी है, और इस स्क्वायर लूप में जिसकी लेंथ है एल, तो बेटा इस फोर्स की अगर मैं वैल्यू भी बोलूं तो वैल्यू कितनी होगी, आई एल बी। तो कितना होता है फोर्स, स्ट्रेट वायर के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई एल क्रॉस बी लिख सकते हो, और इसके फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखा जा सकता है, आई एल बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, एल और बी के बीच में एंगल, थीटा क्या होगा, एल और बी के बीच में, और एल की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। यहाँ पे इस वायर के लिए करंट किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, क्या दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, मैं आपको घुमा के बताता हूँ, 90 डिग्री एंगल है, यस सर। तो अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो एफ की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, आई एल बी साइन थीटा, यानी साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। आगे डायरेक्शन आपने पहले निकाल ली थी, मैग्नीट्यूड आपने ये निकाल लिया। इस फोर्स की भाई आपने डायरेक्शन तो निकाल ली, मैग्नीट्यूड सर जी, फोर्स की वैल्यू आई, लेंथ स्क्वायर रूट दिया तो एल, बी तो सब जगह सेम दिया है बी, और थीटा सर फिर से 90 डिग्री है, देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री, तो इस पे आई एल बी फोर्स इधर लगेगा, सेम इस पे निकालोगे तो फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर भी कितनी आएगी, आई एल बी, और इधर भी फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, आई एल बी।
तो क्या इस वायर पे फोर्स लग रहा है? यस सर। क्या इस एलिमेंट पे? यस सर। इस पे भी और इस पे भी। पर अगर मैं आपसे टोटल फोर्स कितना लगा, तो टोटल फोर्स तो भाई जीरो है। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है? जीरो। करंट कैरिंग एलिमेंट है पर इस पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। बट हर एलिमेंट के ऊपर फोर्स तो लग रहा है। ठीक है, चलिए और देखिए, सिंपल सिंपल। मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, एक लॉन्ग वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ यानी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ है। इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है मान लीजिए। अब इसके पास मास है तो इसके ऊपर नीचे mg फोर्स लगेगा। इस mg फोर्स की वजह से भाई ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा। अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि फोर्स मैंने लगवाया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, तो मुझसे दो चीजें पूछी गई। बताइए मैग्नेटिक फील्ड की कितनी तो वैल्यू लगानी पड़ेगी और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में आए। भाई मैग्नेट, इसको अगर मैं कहूं इस वायर को मुझे एयर के अंदर फ्रीली सस्पेंड करना है, एयर के अंदर ये रुक जाना चाहिए हवा में, है ना, तो हवा में रुक जाना चाहिए, तो नीचे mg लग रहा है तो ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स लगे, और फोर्स में से लगवाया गया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मुझे पता था मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के ऊपर भाई फोर्स लगाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने क्या किया भाई, फोर्स सबसे पहले मुझे बताया कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये आनी चाहिए, ऐसे ये फोर्स की डायरेक्शन आनी चाहिए। अच्छा जी, और दूसरा मुझे बताया कि फोर्स की वैल्यू mg के बराबर आनी चाहिए। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? mg, और डायरेक्शन आनी चाहिए ये। अच्छा डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन पता है सर, ये भी। अब फिंगर को किधर फोल्ड करूं कि ये थंब ऊपर जाए? थंब की देखो डायरेक्शन आपको पक्का पता है, थंब ही तो पता था फोर्स, आपको फोर्स की डायरेक्शन पता है, तो आपको इधर फिंगर फोल्ड करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड आप इधर लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड आप इधर लगाओगे। ठीक है, अच्छा जी, तो एक और रूल होता है, उस तीन को स्ट्रेच करके बाद में कहूंगा, पर फिलहाल देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर लगाओ, तो जैसे देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर होता तो फर्स्ट फिंगर फिर इधर फोल्ड करते फोर्स ऊपर आ जाता। यस सर। अब फोर्स मान लो एल लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? आई एल बी। क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है? यस सर। बराबर कितना? एल लेंथ में मान लो मास है एम, mg, तो भाई जो बी लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा आपको? mg अपॉन आई एल, और भाई m बाई एल को क्या लिख सकते हो? लेमडा। तो जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई लेमडा जी बाई आई। याद रहे यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, देखो थीटा 90 है, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो यहाँ पे साइन थीटा आता, और इधर किसका डिवाइड होता? साइन थीटा का डिवाइड होता है ना। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। आप तो 1 ही लेके चले ना, यहाँ पे आपने मैक्सिमम का डिवाइड किया है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया भाई? मिनिमम। दिस इज मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, दिस इज मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड। नहीं तो आप इसमें लिखोगे ना भाई, एफ बी तो आप पूरी वैल्यू लिखोगे, आई एल बी साइन थीटा इक्वल टू mg, तो b की वैल्यू आ गई mg अपॉन आई एल साइन थीटा। ये हो गया b की वैल्यू लेमडा g, m बाई एल को लेमडा लिख लिया, अपॉन आई साइन थीटा। क्या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसलिए b की मिनिमम वैल्यू है इतनी। यहाँ पे मैक्सिमम का डिवाइड करोगे तो मिनिमम। तो क्वेश्चन ये था कि एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, जिसके अंदर आई करंट जा रहा है, जिसके अंदर आई करंट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वायर है। ये हॉरिजॉन्टल वायर कंटेनिंग करंट आई है, मास पर यूनिट लेंथ लेमडा। What is the minimum magnetic field required so that the particle, the wire remains in equilibrium in air? वायर एयर के अंदर इक्विलिब्रियम में रहे। तो भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो भाई दो फोर्स लगने चाहिए, इक्वल अपोजिट। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? मैग्नेटिक। इस फोर्स की डायरेक्शन से तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और दूसरा, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, तो इक्वल करने से इस फोर्स का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। अब ऐसे सवाल में अब मैं आपको करंट की वैल्यू दे दूं, मास पर यूनिट लेंथ दे दूं, जी आपको पता ही रहता है, जी की वैल्यू 10 ले लो या 9.8 ले लो, ठीक है, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता कि एक वायर है जिसका जो मास है वो है मान लीजिए 2 kg पर मीटर, तो ये लेमडा की वैल्यू हो जाती है। मैं कहता हूँ उसमें करंट चल रहा है भाई 5 एम्पियर। कितना चल रहा है? 5 एम्पियर। तो मैं पूछता मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो मिनिमम कितना चाहिएगा, तो आपके पास आ जाता है बी मिनिमम। भाई लेमडा की वैल्यू रखते 2, इसकी वैल्यू रखते भाई सब 10,
और इसके नीचे रखते भाई 5, तो ये इससे कट जाता 2, आंसर आ जाता 4 टेस्ला। कितना जाता 4 टेस्ला। तो ऐसे न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए और देखिए मैंने आपसे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसके अंदर एक सर्कुलर आर्क रखी हुई है, ये हाफ सर्किल है जिसकी रेडियस है r, इसमें करंट चल रहा है भाई ऐसे, ठीक है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड है B, मैंने कहा बताइए कितना फोर्स लगेगा अगर करंट आई है तो एक आप समझदार बच्चे आपको एक चीज तो बताया, क्या वायर स्ट्रेट है? नहीं है, वायर स्ट्रेट नहीं है तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जोड़ लो, एल वेक्टर की ना, जो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, एफ वेक्टर इक्वल टू आई समेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलो होती है कि नहीं होती? तो डीएल वेक्टर का समेशन चाहिए ना, वो क्या होता है इनिशियल, अब इनिशियल एंड कौन सा, जहां से करंट एंटर हुआ, और ये क्या हुआ भाई फाइनल एंड, तो इसको जोड़ो यानी ये वेक्टर बनेगा, ये सबका सम। अच्छा ये वेक्टर सबका सम बना, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी भाई 2r, यानी जो डीएल वेक्टर का सम है इसका मैग्नीट्यूड आएगा भाई 2r, ठीक है। अब आप समझो, या आप इस तरीके से समझ लो, ये वायर है ही नहीं, इसकी जगह आप ये समझ लो ये वायर है। अब तो स्ट्रेट होगी ना, जब इनिशियल से फाइनल लाइन को जोड़ो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आप ये समझ लो जैसे यही वायर है, तो अब इस वायर पे अगर मैं आपसे फोर्स पूछूं इस वायर पे, तो करंट कितना भाई, जो करंट दे रखा है आपको आई एल कितना, इस वायर की लाइन कितनी हो जाएगी भाई 2r, आई एल बी, बी की वैल्यू तो बी दे रखी है, इनटू साइन थीटा, थीटा के लिए देखो ये इधर है और बी इधर है, तो 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आई 2r इंटू बी, यानी 2IRB। डीएल वेक्टर का जो सम आएगा वो इस बार कितना आएगा भाई 2r, कितना आएगा 2r। ओके चलिए भाई और देखिए, चलिए नेक्स्ट क्लास में करा देंगे इसके ऊपर, बाकी न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।